तो आज की ये जो हमारी वर्कशीट है ये है वर्कशीट नंबर 20 जो कि विज्ञान विषय से संबंधित है और ये कक्षा 8वीं के लिए वर्कशीट रहेगी जो कि बुधवार 9 दिसंबर से संबंधित हमारी वर्कशीट है। तो सबसे पहले बच्चे जो है क्या करेंगे, विद्यार्थी का नाम की जगह अपना नाम डालेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम जो है उसको वो फिल करेंगे। और जो हमारा विषय रहेगा वो है प्रकाश की प्रकाश जो है वो किस तरीके से कार्य करता है, और इसी में हम जानेंगे कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण बनते हैं वो भी किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे, प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में, और जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में आज की इस वर्कशीट से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें बताया गया है कि जब भी आपतित किरणें जो है वो एक नीचे की तरफ गिरती हैं तो वो आपतन कोण बनाती हैं, और जब वो ऊपर की तरफ उठती हैं परावर्तित किरणों में चेंज होते हुए तो वो परावर्तन कोण जो है वो बनाती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम दिए गए हैं, और प्रकाश परावर्तन का पहला नियम कौन सा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कि जो आपका ये आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है ये दोनों जो है वो हमेशा बराबर होते हैं। जो प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम रहेगा उसके अनुसार आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, आओ इसे एक गतिविधि द्वारा समझें। यहाँ पर आपको एक गतिविधि करनी है जिससे आपको पता चलेगा कि जो समतल दर्पण होता है उसमें आपका प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। तो चलिए नीचे की तरफ देखते हैं। सबसे पहले जो आपको करना है, क्या देखिए इधर एक डायग्राम दिया गया है और इसी के अनुसार आपको जो है वो कार्य करना है। सामग्री आपको क्या चाहिए, आपको एक समतल दर्पण चाहिए और एक चाहिए आपको टॉर्च। समतल दर्पण PQ के सामने टॉर्च O रखें। तो सबसे पहले P और Q देखिए आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ पर भी आपको P और Q यानी कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर आप देखिए ये दर्पण है और इसके सामने आपने क्या रख दी, टॉर्च यहाँ पर रख दी। दर्पण पर दो किरणें OA और OC आपतित हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको OA और OC जो है किरणें दिखाई दे रही हैं। अब दर्पण PQ की सतह पर बिंदु A और C पर अभिलंब खींचें। A और C पर अभी आप अभिलंब खींचेंगे और देखेंगे कि आगे जो है बिंदु A से परावर्तित किरण AB और बिंदु C से परावर्तित किरणें CD खींचें। अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाइए। क्या अब ये रेखाएं आपस में मिलती हैं? यदि हाँ तो इस यानी कि बिंदु को जो O से निरूपित किया गया है, क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु O में आती प्रतीत होती हैं? क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में O पर नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो किरणें आपको मिलती हुई प्रतीत दिखाई दे रही हैं वो वास्तव में मिली हुई नहीं हैं बल्कि आपको केवल उनका आभास हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब O पर बनता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तव में वास्तविक न होकर आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इस तरीके से आप अपनी इस गतिविधि को जो है वो पूरा करेंगे। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हमें बताया गया है कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है उसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। इसका मतलब है कि यह मान लीजिए ये समतल दर्पण है और यहाँ पर आपकी वस्तु का जो है आप प्रतिबिंब दिखाई दिए। यहाँ पर एक वास्तविक जो व्यक्ति खड़ा है वो अपना प्रतिबिंब देख रहा है। तो दर्पण और व्यक्ति के बीच की दूरी जो है वो यहाँ पर जितनी है उतनी ही दूरी जो है यहाँ पर जो प्रतिबिंब रहेगा उसके बीच में और दर्पण के बीच में हमें दिखाई
देगी। तो ये हमारा सबसे पहला एक लक्षण है। और दूसरा जो लक्षण है वो क्या है कि प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। तो देखिए कि यहाँ पर एक मोमबत्ती जो है वो हमें दिखाई दे रही है। तो जितनी बड़ी मोमबत्ती रहेगी उसका प्रतिबिंब भी हमें उतने ही आकार का दिखाई देगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर बताया गया है कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः यह आभासी बनता है। कि जो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है हम उसको पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते और इसीलिए हम इसको वास्तविक प्रतिबिंब न कहकर आभासी प्रतिबिंब जो है वो मानते हैं। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है उसमें बताया गया है समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है, जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। तो समतल दर्पण में जब वस्तु का दायां भाग होता है तो हमें प्रतिबिंब में उसका बायां भाग जो है वो दिखाई देता है, और जो ये हमें इस तरीके से दिखाई देता है उसे हम पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। क्या आप समझा सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्द को इस प्रकार क्यों लिखा गया है? तो इस तरीके से हम देखते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जब भी आप कोई एम्बुलेंस देखते हैं तो वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि एम्बुलेंस जो शब्द है उसको उल्टा लिखा जाता है, और ऐसा किस लिए किया जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दिया जाएगा कि जो हमारी गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं वो समतल होते हैं, और जब हम पीछे से आती हुई एम्बुलेंस के इस शब्दों को पढ़ते हैं अपने गाड़ी के शीशों में तो वो हमें सीधा दिखाई देगा। इसी वजह से एम्बुलेंस को जो है यहाँ पर उल्टा करके लिखा हुआ है, ताकि हम उसको आसानी से अपने शीशे में पढ़ पाएँ और एम्बुलेंस को जो है वो रास्ता दे पाएँ। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमने जो भी जानकारी ऊपर पढ़ी है उसके आधार पर अब हमें नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो हमसे किया गया है वो है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के 4 लक्षण लिखिए। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहते हैं तक, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का जो है उत्तर रहेगा, क्योंकि जितने भी लक्षण होते हैं समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के वो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 करके मेंशन किए गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और सेकंड में हमसे पूछा गया है, पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी? तो मान लीजिए ये आपका एक समतल दर्पण है, इधर पिंकी खड़ी हुई है और वो अपना यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वो देख रही है और उसके बीच की दूरी है 4 मीटर। तो यहाँ पर उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितनी दूरी पर बनेगा? 4 मीटर की दूरी पर। लेकिन अगर वो दर्पण की तरफ 1 मीटर आगे बढ़ती है तो यहाँ पर उसका जो डिस्टेंस रह जाएगा वो 3 मीटर रह जाएगा। और इसी तरीके से जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है वो एक्चुअल जो हमारा डिस्टेंस होता है दर्पण में उसी के बराबर बनता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 1 मीटर यहाँ से घटाएंगे और यहाँ पर भी हमारा डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 3 मीटर रह जाएगा। अब यहाँ के 3 मीटर को और यहाँ के 3 मीटर को हम दोनों को जमा करेंगे और क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? हमारा उत्तर हो जाएगा 6 मीटर। तो इस तरीके से कितनी दूरी रहेगी? 6 मीटर की दूरी रहेगी किसके बीच में? प्रतिबिंब और पिंकी के बीच में। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। तो इस एक्टिविटी में हम कुछ अक्षर आपको बताएंगे। सबसे पहला जो अक्षर होता है इंग्लिश का A, O,
और क्यू जो हैं हमारे, ये कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनके प्रतिबिंब हमें यूं के यूं समतल दर्पण में दिखाई देते हैं। और अधिक अक्षरों की जानकारी एकत्रित करने के लिए विद्यार्थी जो है एक पेपर के ऊपर ए से लेकर जेड तक के अक्षर जो हैं वो लिखेंगे और उन्हें दर्पण के सामने जो है वो लगाकर ये तलाशने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन से वर्णमाला के ऐसे अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जो यूं के यूं समतल दर्पण में दिखाई देते हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न रहेगा वो है रिक्त स्थानों से संबंधित। और इसमें देखिए सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह प्रतिबिंब कहलाता है। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि समतल दर्पण में वस्तु का खालिस्तान भाग प्रतिबिंब का खालिस्तान दिखाई देता है। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि वस्तु का जो दायां भाग है, दायां जो भाग होता है वो कैसा दिखाई देता है, वो हमें बायां दिखाई देता है। और ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, पार्श्व व्युत्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो हमारी ये जो वर्कशीट है यहाँ पर आज पूरी हो जाती है। और जो सबसे अंत में हमें दिया गया है वो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी एक संदेश है। और इसके अनुसार कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए।